अस्सलाम वालेकुम जी। चलें आज आप बता दें, बताएंगे रिवीजन लेक्चर कौन सा है हमारा। रिवीजन लेक्चर इस चैप्टर का 4 है और चैप्टर नंबर भी 4 है। फॉर्म्स थ्योरी। इस चैप्टर में पहले क्या पढ़ चुके हैं हम, रिकॉल करें, शाबाश। इस चैप्टर में पहले क्या हमने पढ़ा, कहाँ से शुरू किया था ये चैप्टर? प्रोडक्शन फंक्शन से शुरू किया था। प्रोडक्शन फंक्शन हमने पहले डिस्कस किया, उसमें हमने 2 लॉज भी पढ़े। कौन से 2 लॉज थे? एक को हमने नाम दिया था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और दूसरा हमारा लॉ था लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया? फॉर्म इक्विलिब्रियम की तरफ गए थे। रिवीजन लेक्चर नंबर 2 में हम फॉर्म इक्विलिब्रियम की तरफ गए। 2 के पार्ट ए में हमने फॉर्म इक्विलिब्रियम के लिए जो प्री कंडीशंस है, प्री मेजर कह लें आप, प्री रिक्विजिट कह लें, कि हमने पहले रेवेन्यू को डिस्कस किया, फिर हमने कॉस्ट में कॉस्ट के डायग्राम्स, कॉस्ट कर्व्स, उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया, और फिर हमने 2b में फॉर्म्स डायग्राम्स और फॉर्म इक्विलिब्रियम को डिटेल में देखा था। और हमने सारे डायग्राम्स भी बनाई जो आपने घर जाके प्रैक्टिस की है उसको, बिल्कुल ठीक, शाबाश। और उसके बाद रिवीजन लेक्चर 3 में क्या किया था? रिवीजन लेक्चर 3 में क्या पढ़ाया हमने? रिवीजन लेक्चर 3 में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फॉर्म्स। टाइप्स ऑफ फॉर्म में कौन सी टाइप्स पढ़ी हमने? टाइप्स ऑफ फॉर्म्स में हम पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ फॉर्म्स। जी शाबाश, बिल्कुल, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में फर्दर कौन सी टाइप थी? सर इसमें कोई टाइप नहीं है, परफेक्ट कंपटीशन में हमने कोई टाइप नहीं पढ़ी। शाबाश, बिल्कुल पूरे टाइम पे आए हो, अभी हमने शुरू किया। और हम ये पढ़ रहे हैं कि पर टाइप्स ऑफ फॉर्म्स में 2 टाइप्स ऑफ फॉर्म होती है। एक होती है फॉर्म ऑपरेट अंडर परफेक्ट कंपटीशन और दूसरी टाइप होती है फॉर्म ऑपरेट अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन, इन दोनों में डिफरेंस तो आपको नहीं पता होगा ना? क्या डिफरेंस है फिर बताएं। हाँ, इसमें सर प्राइस फिक्स होती है और इसमें प्राइस यूजुअली रिड्यूस होती हैं। अच्छा मुझे बताएं फिर इसका डिमांड कर्व कैसे बनता है? हाँ, स्ट्रेट लाइन बनता है, शाबाश, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और इसका डिमांड कर्व कैसे बनता है? इसका डिमांड कर्व, यानी डिमांड कर्व से मुराद प्राइस कर्व, यानी प्राइस कर्व से मुराद यह है एवरेज रेवेन्यू कर्व। एवरेज रेवेन्यू कर्व इम्परफेक्ट कंपटीशन के केस में कैसे बनेगा? डाउनवर्ड स्लोप है, शाबाश, डाउनवर्ड स्लोप, डिक्रीज, क्योंकि प्राइस इसमें डिक्रीज हो रही है ना, प्राइस रिड्यूस। तो एवरेज रेवेन्यू कर्व। मुझे इसमें मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बताएं कैसे बनेगा? सर वो भी स्ट्रेट लाइन, वो जैसे एवरेज रेवेन्यू का कर्व होगा, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है। सो परफेक्ट कंपटीशन में हमने पढ़ा था प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। जबकि इसमें इम्परफेक्ट कंपटीशन के केस में प्राइस चूंकि रिड्यूस होती है तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व डिक्रीज होगा और एवरेज रेवेन्यू कर्व डिक्रीज होगा। इस तरह का कर्व बनता था एक, ये एवरेज रेवेन्यू कर्व और ये मार्जिनल, ये एवरेज रेवेन्यू कर्व था और ये मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व था। और इस केस में ये है प्राइस इज इक्वल टू, ऐसे था, ठीक है। आगे चलें अब, चलो भाई आगे चलते हैं। कितना आगे जाना है अब कितना आगे जाना है? अब कितना आगे जाना है बताओ। हम आगे इतना जाते हैं कि हमने इम्परफेक्ट कंपटीशन में फिर फर्दर 4 टाइप्स आपने पढ़ी है। मैंने तो उसमें 3 टाइप्स बताई थी, चौथा आपने कहां से पढ़ा है, किससे पढ़ा है मेरा भाई? वो आपने I2B में पढ़ा होगा, लेकिन ये इकोनॉमिक्स है। इसमें हमने सबसे पहले मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को डिस्कस किया था। रिवीजन लेक्चर 3 में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को डिस्कस किया था। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम करेंगे इंशाअल्लाह
मोनोपोली को, और एक हमारा होगा आखिरी टाइप ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली। आज हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं मोनोपोली एंड देन ओलिगोपोली। क्विकली इसको रिवाइज ना करें। परफेक्ट कंपटीशन में नंबर ऑफ फर्म्स कितनी थी? मैनी नहीं थी, वेरी लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स। उसमें लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स थी। मैनी नंबर ऑफ फर्म्स तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होती है, इसमें तो लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स है, इसमें मैनी नंबर ऑफ फर्म्स है। क्या आप मुझे बता सकते हैं मोनोपोली में? मोनो का मतलब सिंगल, इसका मतलब एक होगा, एक फर्म है, एक ही सप्लायर होगा, एक फर्म होगी, पूरी की पूरी इंडस्ट्री कंप्राइज ऑफ सिंगल फर्म। ठीक है, एक और चलें लगा तो ओलिगोपोली भी बता दें सर। फ्यू, अच्छा मैं आपको बताता हूं फ्यू से उसका क्या मुराद है। फ्यू वो कहता है मोर देन टू, मोर देन टू, यानी सर आप 3 कर लें या 20। मैं कहता हूं चलो एक तो यहां पे कवर हो गया, 3 से 20 तक इधर आ गए, 20 से थोड़े से ज्यादा होते हैं तो आप कहते हो सर ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, बहुत ज्यादा होते हैं फिर आप कहते हैं सर ये परफेक्ट कंपटीशन है। तो बीच में ये 2 कहां गया? ये 2 किधर गया? 2 फर्म्स अगर होंगी तो क्या होगा? मैंने कहा ये इसका स्पेशल केस है, ये इसका स्पेशल केस है। इस स्पेशल केस को हम क्या नाम देते हैं? डुओपोली। और हमारे सिलेबस में डुओपोली नहीं है। मैंने तो बता दिया कि 2 हो तो डुओपोली, लेकिन हमारे सिलेबस में ये नहीं है। ठीक है, एक और सवाल आपसे पूछता हूं। वेरी लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स तो ठीक है, प्रोडक्ट कौन सी थी? होमोजेनियस, शाबाश, एग्जाम्पल भाई को याद है, एग मार्केट, चिकन मार्केट, बिल्कुल ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मेनी नंबर ऑफ फर्म्स हैं, और मैंने आपको फीचर्स में बताया था कि अगर यहां पे लिखा हुआ है होमोजेनियस प्रोडक्ट तो हो सकता है इम्परफेक्ट कंपटीशन में जाके लिखा हो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, और वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट इधर लिखा हुआ था। और इसकी एग्जांपल क्या थी? इसकी एग्जांपल क्या थी? शाबाश जल्दी से बताएं जी। नहीं, इसकी एग्जांपल नाइकी, शाबाश, नाइकी सर्विस, हश पपीज, ये बिल्कुल इसकी एग्जांपल थी। हेयर एंड ब्यूटी सैलून्स इसकी एग्जांपल थी। इसमें डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है। इसमें मुझे कोई बता देना मुझे ये बताएं कि प्रोडक्ट कौन सी होगी? प्रोडक्ट कौन सी होगी? हाँ बिल्कुल सिंगल प्रोडक्ट, तो मुझे भी पता है सिंगल प्रोडक्ट है। यूनिक प्रोडक्ट, क्योंकि बंदा यूनिक है तो प्रोडक्ट भी यूनिक होगी ना। यहाँ पे होमोजेनियस प्रोडक्ट क्यों नहीं हो सकती? यहाँ पे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सर बंदा एक है, सर बनाने वाला एक है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट तो हो ही नहीं सकती। सर यहाँ पे होमोजेनियस प्रोडक्ट कैसे हो सकता है? यहाँ पे तो बंदा ही एक है, जब बनाने वाला एक हो तो वो प्रोडक्ट ही एक बनाएगा। उस प्रोडक्ट जैसा कोई दूसरी प्रोडक्ट नहीं है। बात समझ में आ रही है कि ये जो प्रोडक्ट है यहां पे यूनिक किस लिए? किस लिए? क्योंकि बनाने वाला सर एक है। अगर आप बनाएं और मैं बनाऊं तो हो सकता है वो चीज बिल्कुल सेम बने, पॉसिबल है, तो वो तो इधर थी चीज। हो सकता है एक प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट बने, बिल्कुल ये डिफरेंट है। ये 2 ही ऑप्शन है ना, 2 ही ऑप्शन है, या तो बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बनेगी या वो प्रोडक्ट डिफरेंट होगी। अच्छा, अगर एक बंदा है, कोई कंपटीशन नहीं है, वही प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? होमोजेनियस प्रोडक्ट। इसको क्या हम डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट कहेंगे? नहीं, इसको हम क्या कहेंगे? यूनिक प्रोडक्ट है। उस जैसा प्रोडक्ट कोई नहीं, उस जैसा कोई नहीं। तो इसलिए इसमें एक तो सिंगल सप्लायर होता है और एक यूनिक प्रोडक्ट। अगर किसी ने गलती से भी कह दिया कि यूनिक प्रोडक्ट इसमें नहीं है, इसमें डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, तो मैं कहूंगा इसका मतलब यह है कि 2 प्रोडक्ट बनी है, बनाने वाले भी एक से ज्यादा हैं। जब बनाने वाले एक से ज्यादा होंगे तो वो मोनोपोली नहीं रही, मोनोपोली तो नहीं होगी। वो क्या होगा? स्पेशल केस ऑफ ओलिगोपोली, डुओपोली, और वो ओलिगोपोली में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलें जी,
डेफिनेशन तो यहां तक तो ठीक है। अब पढ़ते हैं किताब से, किताब में क्या लिखा हुआ है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया परफेक्ट कंपटीशन को, फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को, दोनों में पहले हमने डिफाइन किया था इसको, उसकी एग्जांपल सीखी, उसके बाद जो है वो इसके फीचर्स हमने डिटेल में डिस्कस किए। डेफिनेशन और फीचर समझ लें, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस जो है वो आपको आते हैं। ये अच्छी तरह अगर समझ लिए ना तो वो कुछ भी नहीं है जी। डेफिनेशन को सीखे देखें। मोनोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन, ये वो मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें सिंगल सप्लायर है। अंडरलाइन करें, जिसमें क्या है, सिंगल सप्लायर। डिफरेंशिएट करना चाहें तो आप क्या करेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या पढ़ा था हमने, मेनी सप्लायर्स। आ जाए बैठे, मेनी सप्लायर्स। और मोनोपोली के केस में सिर्फ एक ही बंदा, और विद कंप्लीट कंट्रोल को छोड़े, और ये सेल करता है यूनिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये लिखा हुआ विद कंप्लीट कंट्रोल और आउटपुट एंड, जब कोई और है ही नहीं, मार्केट में ही एक बंदा है, तो मुझे बताएं क्या प्राइस सेट करने वाला कोई और होगा, आउटपुट बनाने वाला कोई और होगा, कि एक ही बंदा होगा? एक ही बंदा है, बनाने वाला भी वही है, प्राइस भी उसने सेट करनी है, या कोई और आएगा? कोई खलाई मखलूक नहीं है, एक ही बंदा, वही बनाएगा भी वही और बेचेगा भी वही, प्राइस भी वो खुद ही सेट करेगा। ठीक है, मुझे बताएं परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म होती है उसका आउटपुट या प्राइस पे कोई कंट्रोल होता है? परफेक्ट कंपटीशन के केस में कोई कंट्रोल नहीं होता, जीरो इन्फ्लुएंस। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में बिल्कुल होता है, लेकिन स्लाइट इन्फ्लुएंस होता है, थोड़ा इन्फ्लुएंस होता है बिल्कुल उस पर। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, आ जाए बैठे। एग्जाम्पल इसकी क्या हो सकती है? साथ वाले घर से तो पानी नहीं लेते आप, साथ वाले घर से लेते हैं। साथ वालों को कौन सप्लाई कर रहा है? साथ वालों को भी तो वापडा चोरी जैसे मर्जी करें, जैसे मर्जी करें, लेकिन सप्लाई करने वाला कौन है? किसी जमाने में पीटीसीएल की भी मोनोपोली हुआ करती थी, अब तो स्ट्रॉन्ग फाइबर और दूसरे भी आ गए ना। पाकिस्तान रेलवे, इनकी अभी तक मोनोपोली है, अभी तक इनकी मोनोपोली है। कोई दूसरी ट्रेनें तो नहीं चल पड़ी हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज अभी भी है, लेकिन मेरा ख्याल है अभी iOS ने जो है वो, लेकिन ठीक है, ये एग्जांपल तो थी ना, पहले तो थी। कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? बात पे ठीक है। फीचर्स ऑफ मोनोपोली, डेफिनेशन समझ ली, कोई कंफ्यूजन? आगे चलें। फीचर्स ऑफ मोनोपोली या मोनोपोलिस्ट फर्म, जो फर्म होती है अंडर मोनोपोली उसको मोनोपोलिस्ट फर्म कहते हैं। इसमें क्या है, डेफिनेशन से देखें। सिंगल सप्लायर, अगर यहां पे दो लिखूं मैं कि टू सप्लायर, सर मोनोपोली नहीं रहेगी। प्रोडक्ट इज यूनिक, अगर तो ये होमोजीनियस प्रोडक्ट है तो क्या होगा? तो वो परफेक्ट में चले जाए। हाँ सर, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि फिर अगर होमोजीनियस प्रोडक्ट है इसका मतलब ये है कि बनाने वाले दो हैं, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक नहीं है, इसलिए यूनिक। देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। मैं तो कहता हूं देयर इज नो सब्स्टिट्यूट, ये कहता है देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। वेरी हाई बैरियर्स टू एंट्री, ये किसी को नहीं जीने देता। जैसे कोई सर उठाता है, ये सर फर्म इज प्राइस मेकर, प्राइस सेट करने वाली भी ये फर्म खुद ही है। मुझे बताएं परफेक्ट कंपटीशन में क्या पढ़ा था हमने? फर्म्स आर प्राइस टेकर। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या था? स्लाइटली इन्फ्लुएंस और प्राइस। इसका मतलब वो भी प्राइस मेकर है, लेकिन फुल कंट्रोल उनका प्राइस पे नहीं है, और इनका कंप्लीट कंट्रोल है और प्राइस। ये लिखा हुआ है कंप्लीट कंट्रोल और आउटपुट एंड प्राइस। फीचर्स भी क्लियर, डेफिनेशन क्लियर। एडवांटेज डिसएडवांटेज तो आपके बाएं हाथ का खेल है। एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, किसके एडवांटेजेस पढ़ने? मोनोपोली के एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसके फायदे भी हैं, चलो देखते हैं इसका क्या फायदा है। अच्छा, जो फर्म होगी अंडर मोनोपोली वो कौन सा प्रॉफिट अर्न करेगी?
वो कौन सा प्रॉफिट, हमने इधर भी पढ़ा था ना कि शॉर्ट रन में कौन सा प्रॉफिट अर्न कर रही है ये फर्म, पढ़ा था हमने कि भूल गए आप? चल नहीं पूछूंगा, मुझे पता है आप नहीं देख के आए, नहीं पूछता। चलें इधर बता दें, शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में बता दीजिएगा, खुद सोच के बताएं, खुद सोच के बताएं। क्या शॉर्ट रन में, पहले आसान आसान बातें पूछूंगा, सब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं? सॉरी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं? शॉर्ट रन में क्या ये फर्म जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती है? क्या ज्यादा प्राइसेस जो है वो चार्ज कर सकती है? क्या ज्यादा मुनाफा कमा सकती है? तो जब कमा सकती तो बोले ना यस सर। शॉर्ट रन में थोड़े अरसे के लिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एक और सवाल, क्या नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती है? शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट क्या अर्न कर सकती है ये फर्म? बिल्कुल सर कर सकती है। क्या थोड़े अरसे के लिए लॉस पे ये फर्म ऑपरेट कर सकती है? चल यहाँ पे दो स्कूल ऑफ थॉट है, छोड़ देता हूँ मैं। ये है सब नॉर्मल प्रॉफिट, अभी हमें नहीं पता, हम देखते हैं कि क्या ये कर सकती है नहीं कर सकती। सब नॉर्मल, हाँ बिल्कुल, अच्छा आपके जहन में ये सवाल आया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैं नहीं बता रहा अभी। चलें जी बताएं, लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, इस पे तो सारे कह रहे हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इसका मतलब इत्तेफाक राय से ये फैसला हुआ है कि बिल्कुल कल ईद नहीं होगी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, आप भी तो ये कह रहे थे। इट अर्न्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन, और मैं कहता हूं इसके साथ अगर आप लिख लें कि शॉर्ट रन में भी, तो गलत नहीं होगा, चूंकि इनका कंट्रोल होता है किसके ऊपर? प्राइस पे इनका फुल कंट्रोल है, तो ये अपनी मर्जी से ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं। अपनी मर्जी से उन्होंने ज्यादा प्राइसेस रखी, बिजली की प्राइसेस जो हैं, बिजली की कीमतें बढ़ गई, आप क्या करोगे? आप मजबूर हो, ये नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, आप इसके बगैर नहीं रह सकते, तो आपको ज्यादा प्राइस पे करना पड़ेगी। जब ज्यादा प्राइस पे करेंगे उनको ज्यादा मुनाफा होगा, जब ज्यादा मुनाफा होगा तो कौन सा प्रॉफिट अर्न करेगी? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इट अर्न्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अगर ये कहें कि सर हम 50 साल तक जो है वो प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, तो आप कुछ कर सकते हैं? नहीं। एंड कैन इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। वो बिजली की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्या कैसे करें सर? अब इलेक्ट्रिसिटी आ रही है थ्रू ब्लूटूथ, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी, ये तो मैंने एक एग्जांपल दी है। हो सकता है कोई दूसरी कंपनी हो, इसकी जगह पे पाकिस्तान रेलवे ले लेते हैं, वो अपने ट्रेनों को बेहतर नहीं कर सकते? वो ज्यादा मुनाफा कमाएं, आपसे ज्यादा पैसे चार्ज करें, और फिर क्या करें? नई ट्रेनें जो कि कभी स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस, इनकी प्राइस कभी स्टेबल नहीं हो सकती। आपके कान क्यों नहीं खड़े हुए? आपके कान क्यों नहीं खड़े हुए? सर इनकी मर्जी है, वो जो मर्जी प्राइस सेट करें, और हमेशा ये तो हाई प्राइस सेट करेंगे, तो यहां पे इंस्टेबिलिटी क्यों आएगी? यहां पे ऐसे क्यों होगा कि कभी प्राइस बहुत कम है, कभी मॉडरेट प्राइस है, तो कभी प्राइस बहुत ज्यादा है? यहां पे तो हमेशा के लिए प्राइसेस हाई होंगी। स्टेबल सिर्फ नहीं, हाई प्राइसेस सेट बाय मोनोपोलिस्ट, ये लोग खुद कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। इंस्टेड ऑफ मार्केट फोर्सेस, मोनोपोलिस्ट ट्राइज टू मेक प्राइसेस स्टेबल। बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कैसे? कॉस्ट कम, बिल्कुल कॉस्ट कम होगी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट आपको याद है, बिल्कुल अच्छी बात है,
कॉस्ट कम होगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी छोटी सी एग्जाम्पल दूंगा, आसान एग्जाम्पल है। मार्केट में 5 स्किल्ड वर्कर है, 5 स्किल्ड फोर्स है, लेबर फोर्स है। मुझे बताएं मार्केट में फर्म्स कितनी है? एक ही तो फर्म है। अब वो 5 बंदे कौन रखेगा? सारे यही रख सकता है, और कौन रखेगा? तो इसके पास स्किल्ड वर्कर है। जब इसके पास स्किल्ड लेबर है तो मुझे बताएं कि इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। क्या इसको अनस्किल्ड लेबर को रखना चाहिए? क्या रखे? पहले उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी तो ट्रेनर को बुलाना पड़ेगा बाहर से ट्रेनर को भी बुलाना पड़ेगा, सर इनको ट्रेन करें, इनको चाय और वो सारा प्रोटोकॉल भी देना पड़ेगा। तो मुझे बताएं क्या कॉस्ट नहीं आएगी इस पे? तो जब कॉस्ट आएगी तो फिर तो काम खराब है ना। इसलिए हम कहते हैं कि अगर एक ही फर्म है और मार्केट में जो भी स्किल्ड फोर्स अवेलेबल है उसको अक्वायर कर लें, उससे उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। अच्छा, रॉ मटेरियल परचेज करने वाला भी एक है। अगर आज वो इनकार कर दे कि सर मैं नहीं कर रहा आपसे परचेज, जिसके लिए बना रहा है, जिसके लिए, क्योंकि सप्लायर ही एक है ना, उसका पैदा करने वाला मोनोपोली फर्म है ना, एक ही फर्म है। अब एक ही फर्म जो है इसने ऑर्डर दिया है ट्रेनों की बोगियों का। अब जब वो नहीं खरीदेगा तो फिर क्या बच्चे खरीदेंगे वो चलाने के लिए? खिलौने तो नहीं ना बच्चों के ये तो वो ट्रेनें हैं जो उधर चलती है, ठीक है, ये असल वाली ट्रेन है, तो वो दूसरी नहीं है। तो वो जब वो उनसे कहेंगे कि सर माजरत है मैं आपसे नहीं खरीद रहा, तो उसने रॉ मटेरियल का क्या करना है? जाया हो जाएगा उसका। तो ये मुझे बताएं क्या उस पे इसका इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं इस प्राइस पे नहीं, मैं हिसाब से इस प्राइस पे खरीदूंगा? क्योंकि रॉ मटेरियल वाला तो एक नहीं है ना, रॉ मटेरियल वाला तो एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल परचेज करने वाला उनसे वो सिर्फ एक ही बंदा है। इतनी एग्जांपल काफी है। इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, ये फर्म चूंकि एक ही है इधर, और दूसरी बात ये कि एक ही बड़ी फर्म है जो कि पूरे कंट्री को चीजें सप्लाई कर रही हैं, तो मुझे बताएं क्या ये इंटरनेशनली ये फर्म ऑपरेट कर सकती है? बिल्कुल, ये इतनी बड़ी फर्म है कि ये इंटरनेशनली भी ऑपरेट कर सकती है। अब लॉन्ग टर्म अप्रोच, ये तो चाहेंगे 2 दिन के लिए कमाएं, 2 दिन की जिंदगी, मैंने सुना था 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन तो इकोनॉमिक्स की क्लास में गुजर गए, अब 2 दिन जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं और उसके बाद मर जाएंगे। नहीं, वो चाहेंगे हम भी खाएं, हमारी नस्लें भी खाएं, ठीक है, लॉन्ग टर्म अप्रोच। तो ये जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड डिसीजंस आर मेड कंसीडरिंग लॉन्ग टर्म अप्रोच। सोर्स ऑफ, यानी ऐसे नहीं होगा कि ये जो ट्रेन वाले हैं पाकिस्तान रेलवे, ये कोई एक सर्विस शुरू करें, फॉर एग्जांपल शटल सर्विस साथ शुरू करें कि 1 महीने के लिए हम शटल सर्विस देंगे, उसके बाद बंद कर देंगे, इसके लिए करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करें। पॉसिबल है? वो कहेंगे क्या हमें फायदा कोई नहीं। सोर्स ऑफ एसेंशियल पब्लिक यूटिलिटीज, मुझे बताएं ये बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, तो ये कोई आखिरत के लिए भी कोई नेक काम भी तो कर सकते हैं ना, ये कोई नेक काम भी करें। वो कहें चलो हमारी वजह से क्या हो रहा है कि जब ट्रेन चलती है इसकी वजह से शोर भी बहुत होता है, ये ट्रेनें हमारे धुआं बहुत छोड़ती है, हम ऐसे करते हैं साथ में क्या लगाएं, दरख्त लगा दें। करना चाहिए इनको, बिल्कुल ये लोग करते भी हैं। और अगर कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, तो वो उससे जो है वो जब चीजें बनेंगी तो धुआं निकलेगा, वो धुआं जो है वो क्या है, खतरनाक है, तो उसके लिए वो फिल्टर प्लांट लगा दें। कर सकते हैं कि फिल्टर, स्मोक फिल्टर जो है वो फिट करें, तो बिल्कुल उनको करना भी चाहिए। या इसके साथ कोई दूसरा भी कर सकते हैं कि पब्लिक पार्क्स बनाएं, या कोई ट्रीज जो है वो सुनामी ट्रीज जैसे वो था, इस तरह का प्रोजेक्ट वो शुरू कर सकते हैं। इतने एडवांटेजेस आपने पढ़े, चलो कोई इसके डिसएडवांटेज भी पढ़ लेते हैं, सिर्फ फायदे ही पढ़ेंगे। इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। किसी हद तक मुझे इसमें फायदा नजर आ रहा है,
किसी हद तक मुझे इसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में भी फायदा नजर आ रहा है, वो मैं बताता हूं जब मैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ाऊंगा। तो फर्क प्राइस में फर्क, ये देखिए हायर प्राइसेस, क्या ये हाई प्राइस चार्ज करते हैं? सबसे बड़ा मसला तो यही है कि ये लोग हाई प्राइसेस हायर एज कंपेयर टू अदर मार्केट स्ट्रक्चर। कौन सी है अदर मार्केट स्ट्रक्चर? कौन सी है? ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन। इसमें मुझे बताएं प्राइस क्या होती है? कम होती है इसमें, और इसमें हाँ इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी इधर होती है, और इस केस में भी ऐसा ही है। एक रीजन क्या है? नंबर ऑफ सेलर्स, बिल्कुल नंबर ऑफ फर्म ज्यादा है। डिक्रीज्ड कंज्यूमर सरप्लस, कैसे कंज्यूमर सरप्लस बताएं जी। ये सर ये कोई काम नहीं करता जो वेलफेयर के काम होते हैं, मतलब मार्केट में अपना नाम बनाने के लिए। मार्केट में नाम बनाने के लिए तो नाम तो इनका पहले भी है, अब बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये एक ही फर्म है। अब बताएं जल्दी से, शाबाश। कोई फाउंडेशन वगैरह नहीं चला रहे होते? फाउंडेशन का कोई चक्कर नहीं, अवाम मर रही है, इनको पता है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। इधर वो बिजली की प्राइसेस भी बढ़ा रहे हैं, लोगों की तनख्वाह 10,000 है, लोगों का बिल 50,000 है। हम क्या करें? ये कहता हम क्या करें, ना खाएं लोग, फिर मर जाएं जाके। ठीक है, इस अप्रोच पे चल रहे हैं, इस अप्रोच। ये इनका सबसे बड़ा मसला है, इनको गरीब का नहीं पता। ये खुद तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ये तो अमीर लोग हैं। ये गाड़ी से कभी उतरे, फिर देखे ना कि बाहर कितनी धूप है। वैसे धूप का मसला कोई नहीं, लेकिन ये नहीं देखते। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल सर, एडवांटेज में इकोनॉमीज ऑफ स्केल और यहां पे डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। जी शाबाश, बताएं जल्दी करें। कॉस्ट कैसे ज्यादा होगी? पहले पढ़ा कॉस्ट कम होगी, आप कहते हैं कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। जब नई फर्म आएगी कैसे? मोनोपोली है, क्यों आएगी? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये बात मेरे दिल को, ये एक एग्जांपल हो सकती है, ये आगे जाके भी मैं दे सकता हूं। अच्छा, ये मोनोपोली क्या हमेशा इनकी मोनोपोली रहेगी या कोई दूसरी फर्म भी आ सकती है? क्या इन्होंने बाहर गुंडे खड़े किए हुए कि कोई नहीं आ सकता? वो जैसे कोई आता है तो वो ऐसे है, पैसे देके निकाल। क्या ऐसे है? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। ये देखो, ये प्रोफेशनल लोग होते हैं, ये आप जैसे नहीं होते। आप भी तो प्रोफेशनल हैं। नहीं, मेरी जगह पे कोई नहीं बैठेगा, ये मेरा दोस्त है, सिर्फ मैं ही बैठूंगा। भूल गए आप कल वाला शेर? हाँ, उसकी मर्जी वजह से पास बैठा ले अपने। या आपका दोस्त, आपका साथ वाला? हाँ जी। तो मुझे बताएं, कोई दूसरी फर्म आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, कोशिश कर सकती है, आ सकती है। लेकिन जैसे फर्म आएगी तो ये क्या करेंगे? ये अपनी प्राइसेस, हम पढ़ेंगे अभी, हम पढ़ने जा रहे हैं ये, इसमें पढ़ेंगे अब। वो उसमें किधर गया वो, बैरियर्स में, या इनएफिशिएंसी की भी टाइप्स हमने पढ़नी है। बैरियर्स टू एंट्री में पढ़ेंगे हम कि ये क्या है कि प्राइसेस अपनी बहुत रिड्यूस कर देते हैं। उस वक्त क्या होगा उनको? प्राइसेस रिड्यूस करेंगे, और जब वो फर्म वापस भाग जाएगी फिर अपनी, इसका मतलब यह है थोड़े अरसे के लिए अपनी प्राइस को रिड्यूस करेंगे, थोड़े अरसे के लिए प्राइस को रिड्यूस करेंगे। इसका मतलब 2 दिन के लिए अपनी प्राइस को रिड्यूस करेंगे, 2 हफ्तों के लिए रिड्यूस करेंगे, और हो सकता है 2 महीनों के लिए अपनी प्राइस को रिड्यूस करें। इसका मतलब यह है कि 2 महीनों के लिए वो सब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे। तो ये मुझे क्यों करवाया आप लोगों ने? तो क्यों करवाया फिर आपने? नॉर्मल प्रॉफिट क्यों अर्न करेंगे? वो भाई कह रहे हैं सब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगे। और भाई मेरे, सब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगे तो क्या शॉर्ट रन में सब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं किया उन्होंने? क्या शॉर्ट रन में उनको नुकसान नहीं हुआ? सर, लेकिन कब तक ये रखेंगे? जब तक दूसरी फर्म भाग ना जाए। जब तक दूसरी फर्म भाग ना जाए। नुकसान
हाँ करते रहेंगे। और मैं अभी आपको बताऊंगा, दूसरी फर्म ज्यादा देर वहां पे अपने पैरों पे खड़ी नहीं रह सकती, ठीक है। ये चूंकि एक बहुत बड़ी फर्म होती है, एक बहुत बड़ी फर्म होती है, ये नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रिसिटी, मैंने जैसे एग्जांपल दी थी कि अगर बाहर से कोई बंदा आए, कहे पाकिस्तानियों आज से आप लोगों ने चिंता नहीं करनी, मैं आ गया हूं, अब जो है वो बिजली मैं प्रोवाइड करूंगा। मैंने कहा ठीक है करो भाई। उसने क्या किया, खंबे लगाए, तारें बिछाई, सारा कुछ हो गया। बाद में उसे पता चला पाकिस्तान में तो पानी नहीं है पानी खत्म हो गया। क्या करेगा वो, क्या करेगा, अब वापस कैसे भागेगा? सारे खंबे जो है वो ऐसे फोल्ड करेगा, एक बोरी में डालेगा और आपसे कहेगा सर आप उधर से वो तार पकड़े, इसको फोल्ड करें और ये भी मेरे साथ बोरी में डालें और चलें। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये बहुत बड़ा बिजनेस है। कैसे करेंगे पूरे पाकिस्तान में? छोड़ देगा सारा कुछ। हाँ देखना चाहिए। और जब उसने देखा कि पाकिस्तान में पानी नहीं है तो मुझे बताएं क्या वो आएगा? यही तो मोनोपोली है। ये भी है, आगे पढ़ेंगे बैरियर्स में, ठीक है। वो सारी प्लानिंग करते हैं। तो अब इसको रेस करूं? इजाजत है ना सबकी? चले आप बताएं फिर, ये तीनों प्रॉफिट कमा सकते हैं सब नॉर्मल में, शॉर्ट टर्म में। लेस मोटिवेटेड टुवर्ड्स इनोवेशन। मैंने चीज बनाई, यूनिक प्रोडक्ट है, आपका दिल करे फिर भी आप यही बिजली इस्तेमाल करेंगे, ना करें फिर भी आपने यही बिजली इस्तेमाल करनी। मैं नहीं कर रहा इनोवेट, इसको मैं नहीं कर रहा, मेरी मर्जी। जैसे आप देख रहे हैं वही ट्रेनें जो है वो 50 साल पहले भी चल रही थी और अभी भी चल रही हैं। इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, सबसे बड़ी एग्जांपल यही है। आए रोज जो है वो यहाँ पे ये एक्सीडेंट हो गया, उधर एक्सीडेंट हो गया। इनएफिशिएंसीज, ये मोस्ट इनएफिशिएंट फर्म होती है, मोस्ट इनएफिशिएंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनएफिशिएंसी हम पढ़ेंगे, इसको प्रोडक्ट इनएफिशिएंसी, प्रोडक्टिव, और एक्स इनएफिशिएंसी आगे इसकी टाइप आएगी। एक ये और एक ये आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मैंने आपको बताया क्या है, ये डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करना। चलें उससे पहले हम पढ़ते हैं क्या बैरियर्स टू एंट्री इन मोनोपोली। क्या बाहर जो है वो गुंडे खड़े होंगे? फिर से मेरा वही सवाल, बाहर गुंडे होंगे? दरवाजे पे वो खड़े हुए हैं, आप क्लास में नहीं आ सकते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये प्रोफेशनल लोग जरा प्रोफेशनल तरीके से इनको रोकेंगे, प्रोफेशनल तरीके से रोकेंगे। कैसे रोकेंगे? एक है रेगुलेटरी बैरियर्स। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा सर आप यहां पे क्लिनिक नहीं खोल सकते, सर आप रेलवे नहीं चला सकते, सर आप इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नहीं रन कर सकते। हम मना कर रहे हैं। जब वो मना कर दें तो कौन है आपको इजाजत देने वाला? तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी आपको मना कर सकती है, ठीक है। आप इसके साथ आपने ब्रैकेट में लिखा होगा बाय गवर्नमेंट। लीगल बैरियर्स, इसके साथ लिखें ब्रैकेट में बाय लॉज। मुझे बताएं अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है और आपकी मोनोपोली है, आपकी है, तो वो प्रॉपर्टी किसकी है? आपकी। उस पे सारे राइट्स आपके पास हैं। अगर उसको कोई कॉपी करना चाहे तो क्या करेंगे आप? फौरन जाके उसके खिलाफ केस करेंगे। तो मुझे कॉपी कर रहे हो, मुझे तुम कॉपी नहीं कर सकते। पेटेंट्स, कॉपीराइट्स इसको कहते हैं, कॉपीराइट्स और लाइसेंसेस। अगर आप कोई बिजनेस किसी भी एरिया में कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं, वहां की अथॉरिटी से आपको पहले इजाजत लेनी पड़ती है। ये इजाजतनामा है, ये इजाजत आपको एक कागज देते हैं, वो है लाइसेंस, कि सर आप अभी ये बिजनेस कर सकते हैं। देयर आर ये इजाजतनामे टू अलाउ सर्टेन एक्टिविटीज टू सर्टेन फर्म्स ओनली। सर्टेन एक्टिविटीज है सर्टेन फर्म, अदर फर्म्स कैन नॉट डू सच बिजनेस, अदर फर्म्स कैन नॉट डू सच एक्टिविटीज। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, हो सकता है किसी एक को इजाजत मिल जाए, ठीक है आप करें, आप जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करें, लेकिन सबको ये इजाजत नहीं मिलेगी।
आप जाएं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहें सर मुझे इजाजत दे दें, वो आपको इजाजत नहीं देगी। हर किसी को कोई भी मुंह उठा के चला जाए तो इजाजत नहीं देगी। मुझे बताएं जब गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत नहीं मिली तो क्या इस इंडस्ट्री में कोई दूसरी फर्म एंटर हो सकती है? स्ट्रक्चरल बैरियर्स। अब वो जो एग्जांपल थी ना बिजली वाली एग्जांपल कि बाहर से वो फॉरेनर आया था, वो है स्ट्रक्चरल बैरियर्स। यानी उस बिजनेस का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि कोई इतनी आसानी से जो है वो बिजनेस शुरू नहीं कर सकता। मुझे बताएं इसकी कॉस्ट क्या, थोड़ी सी कॉस्ट होगी, 1 लाख 2 लाख 1.25 लाख में जो है वो ये बिजनेस बंद शुरू हो जाएगा? नहीं, पूरे पाकिस्तान में वही खंबे लगाने आपने, पूरे पाकिस्तान में तारे बिछानी है आपने। हाई फिक्स कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट बिजनेस। अच्छा मुझे बताएं ये जो एग्जिस्टिंग फर्म है, ये जो फर्म थी, इसको देख के क्या ऐसे करेगी हाथ खोल के सर आप आ सकते हैं, वेलकम वेलकम सर आप आ सकते हैं, सर आप आ सकते हैं? क्या होगा फिर, क्या होगा? ये फर्म क्या करेगी? इसकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी। अगर तो दूसरी फर्म इंटर होती है तो इसकी तो मोनोपोली खत्म हो गई, इसकी तो अब कोई नहीं सुनेगा, इसको तो प्राइस अपनी रिड्यूस करनी पड़ेगी क्योंकि इसका कंपेटिटर आ गया। जैसे कंपेटिटर आता है प्राइसेस रिड्यूस हो जाती है। हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था, ठीक है, चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था प्राइसेस रिड्यूस हो जाता है। मोनोपोली है, ये क्या करते हैं कि अपनी प्राइस रिड्यूस कर देते हैं। इसने चूंकि दूसरी फर्म जो आई थी, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल वो फर्म आई, उन्होंने सारे खंबे लगाए, उन्होंने तारें बिछाई। अब जब तारें बिछाई तो इसने कहा मैं 1 यूनिट दे रहा था फॉर एग्जांपल पहले 50 रुपीज पर यूनिट, अब मैं दे रहा हूं ये 20 रुपए पर यूनिट। और ये चूंकि न्यू फर्म है, ऑलरेडी इन्होंने इतना खर्चा बर्दाश्त किया है, न्यू फर्म है ऑलरेडी बड़ा खर्चा किया है। अब ये क्या चाहेंगे? प्रॉफिट कमाएं। कॉस्ट इनको पड़ रही है फॉर एग्जांपल 40, ये तो कॉस्ट से भी कम पे ऑपरेट कर रहे हैं, 20 रुपए पे 1 यूनिट बेच रहे हैं, 20 रुपए का 1 यूनिट बेच रहे हैं। ये कितने का बेचेंगे? मुझे बताएं ये कितने का, मिनिमम कितने का बेच, मिनिमम कितने का बेच सकते हैं? मिनिमम 40 का ही बेच सकते हैं, इससे ज्यादा कम नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जांपल ये कम करते हैं तो क्या होगा? नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान होगा? ठीक है, ये भी फर्म कहे कि चलो कोई बात नहीं नुकसान पे ही बेचते हैं, तो क्या ज्यादा अरसे तक, लंबे अरसे तक ये नुकसान पे फर्म बेच सकती है? नहीं बेच सकती। क्या करेगी फर्म? मार्केट से एग्जैक्ट, मार्केट से जब ये फर्म भाग जाएगी तो ये फिर अपना असली चेहरा दिखाएंगे। फर्म ये वाली फर्म वापस प्राइसेस को इंक्रीज करेंगे और जितनी पहले प्राइस हो सकता है उससे ज्यादा हो सकता है उससे भी ज्यादा हो, तो ये फिर वापस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी। और इस प्राइस को, ये प्राइस को रिड्यूस करने को हम क्या कहते हैं? प्रीडेटरी या डंपिंग प्राइसिंग। ये वो स्ट्रेटेजी है टू सेल गुड्स एट मच लोअर प्राइस टू ड्राइव अदर फर्म्स आउट ऑफ द मार्केट, आउट ऑफ द मार्केट। यानी इसने प्राइस इतनी रिड्यूस की कि दूसरी फर्म सरवाइव ना कर सकी और इसको फर्म से आउट किया। एंड देन इंक्रीजिंग द प्राइस वंस अगेन दे लीव। जैसे वो चले गए, जैसे वो छोड़ गए, वापस इन्होंने अपनी प्राइसेस बढ़ा दी। कंट्रोल ओवर की इनपुट्स, पहले मैंने एग्जांपल दिया। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल वाला जो है उससे कहें सर मैं ही एक वाहिद बंदा हूं जो आपसे चीजें परचेज कर रहा हूं, मैं आपसे नहीं ले रहा। या फिर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि आप किसी और को नहीं बेचेंगे, यही चीजें जो है वो आप किसी और को नहीं बेचेंगे। अगर व्हेन एसेंशियल्स इनपुट ऑफ एन इंडस्ट्री इज कंट्रोल्ड बाय सर्टेन प्रोड्यूसर्स ओनली, कॉटन, शुगर केन, इसने एग्जांपल दिए। कंपेटिटर्स कैन नॉट प्रोड्यूस आउटपुट इफ दे, जब कोई दूसरी कंपनी आएगी, कंपेटिटर आएगा, वो तो प्रोड्यूस ही नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है, उसके पास इनपुट ही नहीं है। कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट चूंकि बहुत ज्यादा होती है, ये एक छोटी सी फर्म नहीं होगी। अगर ये पूरी कंट्री को ये सप्लाई कर रहा है ना, ये एक वाहिद बंदा, तो इसका मतलब ये बंदा कोई छोटा बंदा नहीं है, ये फर्म कोई छोटी फर्म नहीं, बड़ा बिजनेस है। फर्म मैनेजमेंट इज कॉस्ट टू डू द बिजनेस इन चीपर वे एज कंपेयर टू
अदर्स, क्योंकि सारे स्किल्ड लेबर फोर्स भी इनके पास है, सारी हैवी मशीनरी भी इनके पास है, इनके पास अच्छे से अच्छे जो है वो सप्लायर भी हैं, रॉ मटेरियल जो सप्लाई कर रहे हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट भी इनके पास हैं। तो ये मच चीपर या मच लोअर रेट पे ये फर्म ऑपरेट करती है। वेरियस क्लियर? कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल जवाब? कोई नहीं, आगे चलें। अच्छा, एक इनएफिशिएंसी भी हमने पढ़ी थी कि कुछ इनएफिशिएंसी भी होती है। ये फर्म जो है वो इंतहाई घटिया नहीं है, इनएफिशिएंट फर्म है। इनएफिशिएंसीज इन मोनोपोली कौन सी दो थी वहां पे लिखा हुआ था, प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी भी हो सकती है और एक्स इनएफिशिएंसी भी हो सकती है। प्रोडक्टिव का ताल्लुक होता है प्रोडक्शन के साथ इसका ताल्लुक होता है, और प्रोडक्शन जो है वो अगर तो लोवेस्ट कॉस्ट पे है तो फिर फायदा है इसका। जैसे आपने रिवीजन लेक्चर नंबर 1 में कहा था, सर अकाउंटिंग वाले कहते हैं कि कॉस्ट अगर कम से कम है तो प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन हमने पढ़ा ये मोस्ट इनएफिशिएंट फर्म है, इनकी कॉस्ट क्या होगी, लोवेस्ट कॉस्ट नहीं होगी। प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी अकर व्हेन अ फर्म इज नॉट प्रोड्यूसिंग एट इट्स लोवेस्ट यूनिट कॉस्ट, यानी एक यूनिट जो है, देखें ये फर्म जो है इनको पता है कि आपने चीज हमसे ही खरीदनी है, आपको जरूरत है ना, तो आपने ये चीज हमसे ही खरीदनी है, आप कहीं और नहीं जा सकते। जब आप कहीं और नहीं जा सकते तो ये ध्यान नहीं रखेंगे यार प्राइस ना कॉस्ट कम से कम हो तो हम थोड़ा ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं। ये कहें कॉस्ट जितनी मर्जी ज़्यादा हो हम प्राइसेस भी ज़्यादा कर सकते हैं। इसे अपने हिसाब से चलेंगे, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। एक्स इनएफिशिएंसीज इन अ फर्म फेल्स टू टेक्निकली एफिशिएंट, लिखा फेल्स टू बी टेक्निकली एफिशिएंट। इसको तो छोड़ने, सिर्फ ये देख लें, एब्सेंस ऑफ कंपेटिटिव प्रेशर। जब कंपेटिटर का प्रेशर ही कोई नहीं, एक ही बंदा है रेस में, एक ही बंदा दौड़ रहा है, तो मुझे बताया फर्स्ट कौन आएगा? वो क्यों आएगा भाई? उसका कंपेटिटर क्यों नहीं आ सकता? सर कोई है ही नहीं। जब है ही नहीं तो वो क्या किचवे की स्पीड भागेगा या किचवे की स्पीड भागेगा? हाँ, तो वो किचवे की स्पीड जाएगा। वो कहेगा कि मैं ही एक बंदा हूं और जीतना तो मैंने, चाहे जो मर्जी हो जाए। लैक ऑफ मोटिवेशन टू फॉलो बेस्ट प्रैक्टिसेस। क्लास में 2 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, कंपटीशन होगी, मुकाबला होगा, वो तगड़ा मुकाबला होगा। और अगर क्लास में एक स्टूडेंट बैठा हुआ है तो वो कहता है मेरा मुकाबला है जी, हमेशा वही जीतेगा, फिर उसका अपना आप कभी नहीं जीतेगा। अच्छा, ये टर्म एक्स किस लिए यूज करते हैं हम? क्रॉस इन किसके लिए यूज करते हैं? नॉट के लिए। एफिशिएंसी नहीं है क्योंकि दूसरा बंदा कोई नहीं है। क्रॉस का मतलब 2 बंदे होंगे ना, कोई कंपेटिटर होगा। आ गया वो जिसका आपको इंतजार था। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। कहां पे पढ़ा था इससे पहले हमने? चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 या 3, मेरा ख्याल है 3 था। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ 2 भी था। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन था या प्राइस डिटर्मिनेशन था? वो प्राइस डिटर्मिनेशन था लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 चैप्टर 2 में। चैप्टर 3 में था प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, पेज नंबर 52 और पेज नंबर 25 पे भी है। ये कितने साल हो गए? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मींस चार्जिंग डिफरेंट कंज्यूमर डिफरेंट प्राइसेस फॉर सेम प्रोडक्ट। इसी एग्जांपल नहीं देता, एक ही शर्ट है, आसान एग्जांपल है। आप कहां से ले रहे हैं? इचरा बाजार से ले रहे हैं। बताएं क्या प्राइस मिलेगी आपको? क्या प्राइस आज बता, खोलें अपनी दुकान, चले जी, कितनी प्राइस मिलेगी आपको? 200 मिलेगी। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, सस्ते दुकानदार, 200 रुपए प्राइस मिलेगी।
जब आप MM आलम आएंगे, वहां पे आप दुकान में बैठे हुए, जरा चौड़े होकर बैठे हुए, आपको पता है MM आलम पे आपकी दुकान है, तो अच्छे कस्टमर आएंगे। हाँ, आपके साथ वाला नहीं आएगा, क्योंकि उससे पता है MM आलम पे वो नहीं जा सकता। तो वहां पे क्या प्राइस मिलेगी आपको? उसी शर्ट की क्या प्राइस मिलेगी? 2000 प्राइस मिलेगी आपको, उसी शर्ट की 2000 प्राइस मिलेगी। एक ही शर्ट है, MM आलम में आपको 2000 की मिल रही है, इचरा बाजार में आपको 200 की मिल रही है। आप कहेंगे ये ज्यादती क्यों? इस ज्यादती नहीं है, इसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, ये प्राइस में इसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्रोडक्ट क्या है? एक है, सेम प्रोडक्ट है। आप और आपके दोस्त, आप और आपके साथ वाला 2 लोग हैं, आपको 200 और आपके दोस्त को 2000, डिफरेंट प्राइसेस चार्ज हो रही हैं आपको दोनों को। इसी को प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। अब लफ्ज डिस्क्रिमिनेशन समझ आ गया? फर्क, ये फर्क है प्राइस में, डिफरेंट प्राइसेस चार्ज हो रही हैं। इसकी एग्जांपल वो दे रहा है, लेस्को चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर इलेक्ट्रिसिटी। प्रोडक्ट सेम है, सेम प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, सेम प्रोडक्ट है, लेस्को वो चार्ज कर रही है डिफरेंट कमर्शियल यूजर को और डोमेस्टिक यूजर को डिफरेंट प्राइसेस। डिफरेंट कंज्यूमर है ना, डिफरेंट कंज्यूमर है। मुझे बताएं, जो कमर्शियल यूजर हैं, क्या उनको और डोमेस्टिक वाले को सेम रेट मिलता है? नहीं, डिफरेंट होता है ना, ये तो हमें पता है डिफरेंट है। प्रोडक्ट क्या है? सेम है। तो सेम प्रोडक्ट, डिफरेंट कंज्यूमर एंड डिफरेंट प्राइसेस। रेलवे चार्जेस डिफरेंट रेट्स फॉर डिफरेंट कमोडिटीज। बिजनेस क्लास नहीं, बिजनेस क्लास नहीं। आप जब कोई चीज जो है वो फॉर एग्जांपल थ्रू रेलवे बेचते हैं, पहले ऐसे ही होता था, या अगर आप अभी जो है वो कोरियर की भी एग्जांपल ले सकते हैं। जब आप कोई चीज बेचते हैं तो वो सबसे पहले क्या करते हैं? बॉक्स खोलते हैं, चेक करते हैं, आपसे सवाल पूछते हैं, सर इसके अंदर क्या है? आप कहते हैं सर जो मर्जी हो, आप ये जो है वो मैंने भेजना है कराची। वो कहते हैं नहीं सर, वो डिपेंड करता है ना, अगर आपका जो है वो इसमें फोन है तो ये वोलेटाइल है, ये टूट भी सकता है। सर वो ज्यादा ड्यू केयर के साथ फिर हम रखते हैं। आप खामोश हो गए। आपने कहा सर मैं कह रहा हूं ना आप अंदर रखें, बस जैसे भी है ले जाएं। उसने कहा नहीं सर मैं देखूंगा। उसने जैसे खोला उसके अंदर चर्च। उसने कहा सर अगर इसके अंदर कोई मिठाई होती तो उसका रेट डिफरेंट है, लेकिन इसके अंदर चर्च है तो उसका रेट डिफरेंट है, और इसके अंदर अगर मोबाइल फोन होता तो फिर रेट उसका डीएनई डिफरेंट। कंज्यूमर को वो क्या कर रहा है? डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रहा है। ठीक है, अच्छा रेलवे हैं, बंदा भी पकड़ा जाता बंदा भी पकड़ा जाता। हाँ, अगर आपके पास मोबाइल होता तो फिर उसको देने की जरूरत ही नहीं, अपने जेब में डालो, पहुंच के दूसरे भाई को दे दीजिएगा। डिफरेंट प्राइसेस ऑफ मूवी होटल रूम ऑन वीकेंड एंड अदर डेज ऑफ वीक। एक ही प्रोडक्ट है, वही आपने मूवी देखनी है, क्या नाम है उसका? एनिमल, अभी जो नई आई है, क्या है फिर? आपको साथ साथ देख रहे हैं ना। तो वीकेंड पे अगर वो जाता है तो डिफरेंट रेट है। चलें छोड़े, इसकी एग्जांपल छोड़े, लाहौर में भी मैच हुआ है थोड़े दिन पहले। वीकेंड पे प्राइस और थी, और जब जुमेरात को मैच था तब प्राइस और थी। और वीकेंड पे आपको पता है हाई प्राइस होती है, क्योंकि उनको भी पता है कि अवाम, लाहौर के अवाम जो है वो तो पागल है, और इनको पता भी है ये लोग खेल रहे हैं और हम देख रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं भाई हम खेल रहे हैं, फिर भी आप लोग देख रहे हो। सेलर गिविंग हाई डिस्काउंट ऑन बल्क बाइंग एज कम्पेयर टू स्मॉल बाइंग। अगर आप 2 चीजें ले रहे हो तो प्राइस आपको ज्यादा चार्ज कर रहा है, लेकिन अगर आप जब उनसे कहते हो सर मैंने तो 10 किलो एप्पल लेने, तो वो कहते चलो प्राइस थोड़ी सी कम कर देता हूं, बल्कि आप खुद जो है वो उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि यह प्राइस जो है वो कम करेगा। प्राइस कट ऑफर फॉर ऑफ सीजन प्रोडक्ट भी, ये भी ऐसा ही है कि ईद के दिनों में उस पर, या 14 अगस्त पे, 23 मार्च पे आपको पता है कि डिस्काउंट लग जाते हैं।
वही चीज़ आपको डिफरेंट रेट्स में फिर, तो और महंगा हो जाता है कहाँ पे? हाँ कुछ चीज़ें जो है वो सस्ती भी होती हैं, कुछ चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। आप अगर द्रास पे सर्च करें अभी भी जो है उस पर डिफरेंट ऑफर्स, डिफरेंट सेल आपको मिलेंगी। चल अगर ये एग्जांपल आपको पसंद ना आई तो जैसी ही सर्दियाँ गर्मियाँ शुरू होती हैं, सर्दियाँ ख़त्म होती हैं, बताएं सर्दियों का स्टॉक पे 50% ऑफ, 70% ऑफ। प्री कंडीशंस फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फर्म शुड बी प्राइस मेकर। अगर ये फर्म प्राइस मेकर खुद नहीं है, खुद ये फर्म प्राइस सेट नहीं कर रही, तो मुझे बताएं क्या ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है? और जब वो खुद कर नहीं सकती, प्राइस अपनी प्राइस खुद नहीं सेट कर सकती, तो वो आपको क्या ज्यादा प्राइस चार्ज करेगी, इनको क्या कम प्राइस चार्ज करेगी? तो इसके लिए जरूरी है कि वो खुद भी प्राइस मेकर हो। सेग्रीगेशन ऑफ मार्केट्स, दो मार्केट्स होने चाहिए, एक मार्केट इचरा बाजार, दूसरी मार्केट एमएम आलम, एक इचरा बाजार दूसरी एमएम आलम। प्रिवेंशन फ्रॉम रीसेल, इसका क्या मतलब है? मैं आपको सस्ती चीज बेचूं, मैं आपको सस्ती चीज बेचूं, मैं कहां बैठा हूं इचरा बाजार में, आप वही शर्ट जो है वो जाके एमएम आलम पे लगा दो, मेरी तो दुकान बंद ना होगी। ऐसी होगा, मोनोपोली वाले जो हैं वो ऐसे नहीं करने देते, वो कहते हैं आप इसको दोबारा रीसेल नहीं कर सकते। सेलर मस्ट बी एबल टू प्रिवेंट। देखिए अब अगर आप कहें कि सर ये तो पॉसिबल नहीं है, तो नहीं होगा पॉसिबल, लेकिन किताब में लिखा हुआ प्री कंडीशन है तो है, ठीक है, अब इसको एक्सेप्ट कर लें। अगर आपके जहन में ये बात आ रही है ना कि सर ये कैसे होगा, वो प्रिवेंट कैसे कर सकता है? जब मैंने आपसे चीज परचेज कर ली, मैंने आपसे खरीद ली, उसके बाद तो ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जो मर्जी करूं उसके साथ। नहीं सर, ये सोलर पैनल वाले जो एक्स्ट्रा बिजली होती है इनके पास, ये जो बेचते हैं अपना वाले को, मैं वही कह रहा हूं कि हो सकता है कि वो ना बेच सकते हो, या हो सकता है वो बेच भी सकते हो। अब किताब ने कह दिया सो कह दिया, अब वो प्रिवेंट कर सकते होंगे, इसलिए तो उन्होंने कहा है ना, वो किसी तरह, हाँ होना ऐसे ही चाहिए, होना ऐसे ही चाहिए। अब एक्चुअली क्या हो रहा है वो तो मुझे भी नहीं पता, ना आपको पता है। इसके वो कॉपीराइट वाला भी तो लग ही सकता है, लग सकता है ना, इसलिए वो जो है उसको प्रिवेंट कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि ये क्या है, सेल नहीं हो सकता। अब हम ये करने जा रहे हैं, और ये है कॉन्सेप्ट, क्या है इसका, हाउ फर्म यूजेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू। मैक्सिमाइज रेवेन्यू यानी वो ये कह रहा है कि जो दो मार्केट्स थी, नहीं इसमें एक चीज रह गई, इसमें एक चीज रह गई, सेग्रीगेशन ऑफ मार्केट्स में देखें, एट लीस्ट टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ बायर्स, इसके साथ लिखा हुआ ईच ग्रुप ऑफ बायर मस्ट हैव अ डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहते हैं? जिसकी डिमांड चेंज हो, बस इतना कॉन्सेप्ट याद है। इतना ही है सर है ही इतना, सर है ही इतना। चलें देखते हैं कि क्या वो कहता है। मुझे बताएं अगर डिमांड इलास्टिक है, मुझे बस इतना बता दें, डिमांड इलास्टिक है, मैं प्राइस को इंक्रीज कर रहा हूं, क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगी। और अगर डिमांड इनइलास्टिक है, प्राइस को इंक्रीज करने से क्या होगा? कर सकते हैं। डिमांड इनइलास्टिक है तो मुझे बताएं क्या प्राइसेस को इंक्रीज कर सकते हैं? और अगर डिमांड इलास्टिक है तो आप प्राइस को इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर आप रैशनल कंज्यूमर है, एक जो है वो बाअकल आप फर्म है, प्रोड्यूसर है, तो इलास्टिक डिमांड के केस में आप क्या करेंगे? प्राइस को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे? प्राइस को डिक्रीज करेंगे। प्राइस को स्लाइटली डिक्रीज करेंगे तो डिमांड ज्यादा, इलास्टिक है ना, तो डिमांड ज्यादा चेंज होगी, और चेंज होके बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यस कितनी फर्म होनी चाहिए? एटलीस्ट टू मार्केट। एक मार्केट है, एक एमएम आलम, और दूसरी फर्म है दूसरी मार्केट
इचरा डिफरेंट इलास्टिसिटी के साथ। मुझे बताएं एमएम आलम में लोग जो रह रहे हैं वो आप जैसे हैं? यार हमारे कैसे आप जैसे हैं? हमने दो कान इससे मतलब कभी उन लोगों का आपने देखा नहीं, उनकी 4 टांगे होती हैं भाई, वो गाड़ी पे आते जाते हैं, आपको क्या पता? जी आप भी तो उनकी कैटेगरी में फिलहाल फॉल कर रहे हैं, जो कि आपको क्या पता? पता चल जाता है। इनके डिमांड इन इलास्टिक और इचरे वालों की और आपकी ये डबल इससे भी गुजरता बड़े सस्ते बाप जी। बताएं क्या करूं? इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक डिमांड का ड्रॉ करवाएं, इन इलास्टिक डिमांड का ड्रॉ करवाएं, ठीक है? नहीं डिमांड हाँ ठीक है वाले, ठीक है वाले। इधर क्या लिखूं? और इधर लक्ष्मी और दूसरी फॉर्म, ठीक है? सही किया, चलो शुक्र है। यह है प्राइस। मुझे बताएं कोई इनिशियली कोई प्राइस होगी? होगी ना, होनी चाहिए ना? वो होगी ये और ये, पी नोट कर लें। ओके और ये क्या है? क्वांटिटी। डिमांड इनइलास्टिक है, क्या करना चाहिए मुझे? P1 क्या किया मैंने? मैं प्राइस बढ़ाऊंगा, डिमांड इनइलास्टिक है तो ज्यादा पैसे कमाऊंगा ना। ये हिस्सा मैंने कमा लिया, ये सारा लॉस क्या किया? पहले ये क्वांटिटी थी, अब ये क्वांटिटी मैंने लॉस की है, प्राइस मैंने ये गेन किया। और जब इलास्टिक डिमांड है, प्राइस को क्या करूं? ये क्या किया मैंने? और ये क्या हुआ? क्वांटिटी बढ़ गई। क्वांटिटी देखिए, गौर से देखें, मुझे बताएं क्या क्वांटिटी बढ़ी है? क्या प्राइस कम हुई है और क्वांटिटी बढ़ी है? ये जब प्राइस कम हुई तो क्या हुआ? जब प्राइस कम हुई तो क्या हुआ भाई? लॉस हुआ ना। और ये क्या है? ये डिमांड बढ़ गई तो क्या हुआ? फायदा हुआ, मुझे फायदा हुआ। और इधर भी बता दें, ये क्या है? प्राइस की वजह से मुझे, प्राइस बढ़ने से मुझे फायदा हुआ और क्वांटिटी के कम होने से मुझे लॉस हुआ। मुझे बताएं, ये गेन ज्यादा है या लॉस ज्यादा है? ये गेन के मुकाबले में लॉस है, लॉसी है? लॉस जो है वो थोड़ा सा है ना, और गेन ज्यादा है। इसको आप कह सकते हैं ये गेना और ये लॉसी। गेन ज्यादा है, लॉस ज्यादा है? गेन ज्यादा है। इलास्टिक के केस में भी गेन ज्यादा है और इन इलास्टिक के केस में भी गेन
ज्यादा है। इसका मतलब तो ये हुआ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के केस में हम दोनों जगह प्रॉफिट, और दोनों जगह प्रॉफिट का मतलब रेवेन्यू ज्यादा, यानी आपका गेन ज्यादा है यही तो मैंने साबित करना था, यही तो साबित करना था। कैसे फर्म प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करेगी? यानी आप ये हरगिज ना सोचें कि अगर कोई एक फर्म है, कि अगर एक फर्म है, मैं अगर फर्म हूं, इचरा में कोई चीज बेच रहा हूं तो उसमें मुझे नुकसान होगा कि 200 की चीज बेच रहा हूं। नहीं, हरगिज नहीं, ये नहीं सोचना, क्योंकि इसकी डिमांड आपकी बढ़ गई है। और आपने ये भी नहीं सोचना कि मैं अगर इनइलास्टिक है, मैं मालूम में चीज बेच रहा हूं, मैं प्राइस को इंक्रीज करूंगा तो मेरी डिमांड कम हो जाएगी, फिर मुझे नुकसान हो जाएगा। ऐसे नहीं सोचना। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में दोनों जगह पे आपको फायदा हो रहा है, गेन नजर आ रहा है कि गेन ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ अगर इचरा में प्राइस ज्यादा करूंगा तो फिर क्वांटिटी नुकसान की तरफ जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, इचरा में अगर आप प्राइस ज्यादा करते हैं तो फिर आपको नुकसान होगा। देख लेते हैं भाई की बात, देखते हैं कि साबित तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये देखें, प्राइस इंक्रीज करने से हमें फायदा होगा। एक चीज पहले, एक चीज होगा, बिल्कुल होगा P2 प्राइस बढ़ने से पहले चीज में 10 रुपए की बेच रहा था, अब मैं वही चीज 20 रुपए की बेच रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का फायदा हो रहा है, लेकिन उससे नुकसान कितना हुआ कि पहले जो लोग आ रहे थे शाबाश विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक, विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। अब ये तो मुझे आया है गेन, और ये लॉस आ गया, शाबाश बिल्कुल ठीक, लॉस, ये गेन ही, ये तो गेन ही आई। अब तो लॉस ज्यादा और गेन कम, तो हमें क्या करना चाहिए इलास्टिक के केस में? इलास्टिक प्राइसेस को रिड्यूस करना चाहिए। अब अगर आपने तस्वीर लेनी है तो ले लें। एक सेकंड अब इसकी लेक्चर में स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, हो जाएगा रात तक आ जाएगा जी। A monopolist can increase its supernormal profit, increase its supernormal profit by charging higher price in market where demand is inelastic। सर हमें पता है कि जब डिमांड इनइलास्टिक होती है तो हम ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं, और जब डिमांड इलास्टिक होती है तो हम प्राइस कम करके भी ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। ये था प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली देख लें। और मुझे बताएं कि मोनोपोली के केस में ये लॉन्ग रन है शॉर्ट रन है? कैसे पता चला आपको? नहीं, ये तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है सर। लॉन्ग रन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, हो सकता है लॉन्ग रन भी हो सकता है, शॉर्ट रन भी हो सकता है, लेकिन है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि हमने वहां पे देखा कि शॉर्ट रन में भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पॉसिबल है और लॉन्ग रन में। क्या ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है? क्या ये रेवेन्यू ज्यादा और कॉस्ट कम नहीं है? तो जब रेवेन्यू ज्यादा होता है और कॉस्ट कम होती है तो फिर क्या होता है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और शॉर्ट रन में तीनों केसेस पॉसिबल हैं, तो क्या मुझे दोबारा ये सारी डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत है? अगर किसी को है ना तो वो जाके रिवीजन लेक्चर 2B पार्ट B सुन लें, ठीक है। आखिरी टाइप ऑफ फर्म्स ओलिगोपोली। चलें बता दें कितने बंदे थे? फ्यू। और फ्यू कितने? मोर देन 2 बट लेस देन। हाँ, फिर हमने कहा सर अगर 2 हैं तो फिर इंडस्ट्री इन विच देयर आर ओनली 2 डोमिनेंट फर्म इज कॉल्ड, और ये स्पेशल टाइप ऑफ ओलिगोपोली है, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि ये कौन सी फर्म है तो आप बताएं कि ये डोपली जो है ये स्पेशल केस है। किसका? ओलिगोपोली का स्पेशल केस है, ठीक है। ओलिगोपोली वो मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें कितने सेलर्स होते हैं?
दो से ज्यादा फ्यू सेलर और फ्यू को वो डिस्क्राइब कर रहा है कि 2 से ज्यादा और 20 से कम। अगर ये परफेक्ट कंपटीशन हो तो गुड्स होमोजेनियस, शाबाश होमोजेनियस। और अगर ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है तो डिफरेंशिएटेड, अगर ये मोनोपोली है तो यूनिक, और अगर ये ओलिगोपोली है तो सब्स्टिट्यूट गुड्स। एंड आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे ये डिपेंड करते हैं। इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर का मतलब ये है एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करते हैं आगे डिस्कस करते हैं इसको। या मैं इसी एग्जांपल भी, एयरलाइन मार्केट, क्या एयरलाइन मार्केट में एक बंदा है? एक ही फर्म है? नहीं। क्या सर बेतहाशा फर्म्स है? यस सर, 20 से ज्यादा है, 20 से कम होंगे, 2 से ज्यादा होंगे और 20 से कम। कार मेकर्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, मोबाइल कंपनीज, सेलुलर फोन्स या कंपनीज, बिल्कुल देख लें आप बेशक कितनी से में 6-7 है। इसमें आती है मोबाइल कंपनी। मोबाइल कंपनीज देख लेना कितनी है, 20 के अंदर ही है। उस दिन क्लास में मैंने आपको दिखाई तो थी, आप नहीं थे उस दिन, क्या था कि तो फिर हमने यहाँ पे लिखे नहीं थे। एक ही कंपनी में कर दिया। हाँ, एक ही कंपनी, क्योंकि वो एक ही कंपनी है, उनके डिफरेंट मॉडल्स थे, वो डिफरेंट मॉडल्स थे, तो वो थे कोई 8-10 कंपनीज है। ऑयल एंड गोल्ड प्रोड्यूसर्स, ओपेक इसकी एग्जांपल हो सकती है, आप लिख सकते हैं। मीडिया इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री एक ही है, एक ही फर्म है, इसमें सिर्फ जियो न्यूज चल रहा है आपके घर में, या आप एयरवाई भी चला रहे हैं। बेवरेजेस, बोतलें, मशरूबात, बेतहाशा है ये? नहीं, बेतहाशा नहीं है, बेतहाशा नहीं है, कंपनीज कम है। हाँ, मशरूबात भी, हाँ सब्स्टिट्यूट भी है। बेवरेजेस में बताएं, सब्स्टिट्यूट है, कोक है, पेप्सी है, स्टिंग है, कोला नेक्स्ट है, ड्यू है, मिरिंडा है, ये सब्स्टिट्यूट है। मीडिया इंडस्ट्री में एयरवाई है, लाहौर न्यूज है, जियो न्यूज है, समा न्यूज, दुनिया न्यूज, ऑयल एंड गोल्ड प्रोड्यूसर, ये भी आपको पता है। मोबाइल कंपनीज, नोकिया, ओप्पो, सैमसंग, आईफोन, सेलुलर फोन कंपनीज, ये भी एक ही बात है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। या अगर आप कह लें कि सर इसमें कोई फर्क है, तो मैं कहूंगा कि टेलीनॉर, जोंग, जैज, ये जो है सेलुलर फोन है। कार मेकर्स, होंडा, सुजुकी, टोयोटा, 2 से ज्यादा हो गए, अब 20 से कम आप नहीं गिनवा सकते मुझे। एयरलाइन मार्केट, शाहीन एयरलाइन, एयर ब्लू, इतिहाद, फ्लाई एमिरेट्स, 2 से ज्यादा हो गए और 20 से ये कम है। फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली, डेफिनेशन क्लियर? इधर से कुछ डिराइव करते हैं। फ्यू लार्ज फर्म सेलर्स, इन ओलिगोपोली देयर आर फ्यू लार्ज फर्म्स विद हाई मार्केट शेयर्स, हाई मार्केट शेयर्स। ये जो फर्म होगी, बड़ी बड़ी फर्म्स होगी ना मार्केट में, ऐसे है ये छोटी छोटी फर्म्स होगी, इतनी इतनी छोटी छोटी नहीं, बड़ी बड़ी फर्म हो सकती है जो पूरी मार्केट को कैप्चर कर रही है। बिल्कुल ठीक है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट बताएं। होमोजेनियस, डिफरेंशिएटेड, ये है नेचुरल रिसोर्सेज और ये मैन मेड रिसोर्सेज। इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म, एक दूसरे पे कैसे ये इंहिसार करती है, एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करती है, एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करेगी। अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस ज्यादा हो गई तो मुझे क्या करना चाहिए? सब्स्टिट्यूट की प्राइस ज्यादा होगी, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे प्राइसेस अपनी नहीं करनी चाहिए कम। क्यों करनी चाहिए? ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट से कम है, ऑलरेडी उसके जो कस्टमर है वो मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं क्यों करूं? मुझे नहीं करने चाहिए। वो ज्यादा कर रहा है तो उसके नुकसान उसको होगा। प्रोडक्ट्स आर सब्स्टिट्यूट विद हाई क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी का पता है? एक अपनी प्राइस को इंक्रीज करेगा, दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। एक थोड़ा सा प्राइस को कम करेगा, इसकी प्राइस, इसकी डिमांड कम होगी, दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी, इसकी ज्यादा होगी दूसरे की, और दूसरे को भी फिर मजबूरन कम करना पड़ेगा। और जब दूसरा भी प्राइस कम करेगा तो क्या होगा? फिर इक्वल, फिर जो है वो ये कहेगा, इसका दोस्त इसको मशवरा देगा, यार प्राइसेस थोड़ी सी कम करो। इकोनॉमिक्स के टीचर ने क्लास में बताया था कि जब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है,
और सर ने ये भी तो बताया था कि जब चाहे डिमांड इलास्टिक हो, इलास्टिक डिमांड में प्राइस को रिड्यूस करेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। उसने कहा ठीक है। दूसरे ने कहा सिर्फ तुमने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, मैं भी तो उस दिन क्लास में था, मैंने भी पढ़ी हुई है, मैं भी ऐसे ही कर लेता हूं। ऐसे करते करते ये इनको पता ही नहीं, प्राइस वार शुरू हो गई है, ये जंग शुरू हो गई है। बचपन वाला जाती है। हाँ शाबाश, अब वो मेरे बचपन की कहानियां ना सुनाओ इधर। If a firm reduces its price to increase its market share, rivals, competitors will also decrease prices. Competitor भी prices reduce करेगा। क्लियर हो गया? प्राइस वॉर शुरू हो जाएगी फिर। इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व, इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व, द पैटर्न ऑफ डिमांड कर्व, इसको सुन ले बाद में बता। द पैटर्न ऑफ डिमांड कर्व इज नॉट डेफिनेट। डिमांड कर्व में शो डिफरेंट बिहेवियर विद डिफरेंट चेंजेस इन प्राइस। ठीक है, डिफरेंट बिहेवियर, यानी सीधी सादी बात नहीं है जो पहले हम चैप्टर 2 में डिमांड कर्व हमने पढ़ी है, उस तरह की नहीं बनेगी, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी डिमांड कर्व। फिर कैसे बनेगी वो देखते हैं। हाई बैरियर्स टू एंट्री, अगर परफेक्ट कंपटीशन मैं पढ़ता तो कोई बैरियर टू एंट्री नहीं है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में है तो सही लेकिन लो है, बैरियर टू एंट्री कम है। और अगर मैं मोनोपोली स्ट्रक्चर में हूं, नो बैरियर टू एंट्री, मोनोपोली में हूं, नो बैरियर टू एंट्री होगा वहां पे तो होगा हाई, वेरी हाई बैरियर टू एंट्री। और ओलिगोपोली के केस में लार्ज फर्म क्रिएट हाई बैरियर्स टू एंट्री। मोनोपोली में तो बिल्कुल जो है वो चक्कर ही कोई नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी सख्ती है। एंट्री इन द मार्केट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है। मैक्सिमम एडवर्टीजमेंट, ये कुछ लोग हैं। अब कुछ है, जैसे आप कुछ लोग हैं तो कुछ लोगों ने आगे बढ़ना है, आपने अपने दोस्त से आगे बढ़ना है। क्या करोगे आप? ज्यादा पढ़ोगे ना, टेस्ट देंगे। हाँ, एक तरीका तो ये है, दोस्त को पीछे छोड़ दें, दोस्त को उड़ा दें। गुड सब्स्टिट्यूट ईच अदर। ओलिगोपोलिस्ट एंगेज इन एडवर्टीजमेंट, ज्यादा एडवर्टीजमेंट करेंगे तो क्या होगा? चीज डिमांड ज्यादा हो जाएगी ना। एडवर्टीजमेंट, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड भूल गए आप, पहला लेक्चर आप भूल गए, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। उसमें हमने पढ़ा था एडवर्टीजमेंट से क्या होगा, अगर सक्सेसफुल एडवर्टीजमेंट होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। अच्छा, ये एडवर्टीजमेंट कैसे करते हैं? पैकिंग बदल देते हैं, और वही टूथपेस्ट है, कभी रंग उसमें जो आता है वो सफेद है, कभी आता है उसमें वो पिंक कलर की जो है वो ऐसे कुछ आता है, कलर चेंज कर देते हैं, या फिर उसकी जो है वो उसका बॉक्स चेंज कर देते हैं, डिजाइन चेंज कर देते हैं, बस यही है। हाँ, सेलिब्रिटी जो है वो इसको प्रमोट करते हैं। जैसे पेप्सी है, बाबर आजम कर रहे थे। अब जो है वो बाबर आजम उनको पसंद नहीं आया कुछ लोगों को, क्योंकि 3-4 मैचेस से परफॉर्म नहीं करे। अब नसीम शाह से करवा रहे हैं। ठीक है बेटा, फिर तो हो गई सक्सेसफुल एडवर्टीजमेंट इंक्रीज डिमांड। अगर इस तरह की एडवर्टीजमेंट होगी बेड़ा गर्क हो जाएगा उनका, मुझे लगता है। As goods are good substitute of each other. Oligopolists engage in advertisement and other sales promotional activity to retain and attract customer. Lack of market information. Consumer in such a market do not have perfect knowledge of market. कंज्यूमर को पता नहीं होता सर कि वो, और आपको पता नहीं चलने देते। वही चीज है जब नहीं चली, जैसे इंडिया में बीफ बर्गर नहीं चला, हम गाय माता को ज़िबा करेंगे, वो बर्गर खाएंगे, ला हौला वला कुव्वत। क्या किया उन्होंने? अब बीफ बर्गर को नाम दिया, बीफ बर्गर की जगह पे उन्होंने आलू महाराज बर्गर कर दिया। अब बस हाँ, उसमें से बीफ निकाल के वहां पे आलू भर दिए, ये आलू महाराज बर्गर। अब सब जो है वो बड़े शौक से खा रहे हैं, खुशी खा रहे हैं। इनको क्या पता इनके साथ क्या हुआ है। फर्म्स आर डिफरेंट इन साइज, डिफरेंट इन साइज। जिसके पास मार्केट के जितने शेयर्स हैं उसने उतना ही मार्केट को कैप्चर किया। अगर किसी के पास ज्यादा है, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि छोटी छोटी फर्म होगी, छोटी छोटी फर्म्स नहीं होंगी इसमें।
सम फर्म में बी लार्ज, सम में बी स्मॉल। हो सकता है कि इक्वल शेयर हो, लेकिन हो सकता है कि कम भी हो। लार्ज फर्म यूजुअली ट्राई टू बाय मर्ज विद स्मॉल फर्म्स। देखें, इसलिए तो ये ओलिगोपोली मार्केट है, इसलिए तो ओलिगोपोली मार्केट है कि कुछ फर्म्स हो सकता है कि दो तीन फर्म जो है उनके पास 20 शेयर हैं, 20% है। यानी फॉर एग्जांपल 5 टोटल फर्म्स है, एक के पास 25 है, दूसरे के पास 25 है, तीसरे के पास 20 है, इसके पास भी 20 है, टोटल कितना हुआ? 90 हो गया ना। ये क्या ओलिगोपोली है ना। एक के पास 1 है, दूसरे के पास 2% है, तीसरे के पास 3% है, इसके पास 4% है, पीछे कितना रह गया? पूरा हो गया, पूरा हो गया, 10 पूरा हो गया ना। ये इसने क्या किया, इनको एक्वायर कर लिया, सारों को खरीद लिया। कर सकती है ये फर्म कि नहीं कर सकती? कर सकती है ना। उनको कहते हैं भाई, हाँ भाई बता कितने में बिकेगा। आगे से वो भी बता देते हैं कितने में बिकूंगा, कहते 150 में बिकूंगा। हाँ जी। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ओलिगोपोली। कीमत नहीं बतानी चाहिए। क्यों? हो है नहीं इसलिए, है नहीं इसलिए। अच्छा, क्या वो फिर क्या कहेंगे? 2 टकेंगे, नहीं लेता मैं, जा। चलिए चलिए। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ ओलिगोपोली। Members of oligopoly may set prices through an agreement. May set price through an agreement. कार्टल करेंगे। मेरा ख्याल है आज तक ये आज के लिए ना भाई, ज़्यादा हो जाएगा फिर। जी, वो कल आधे घंटे में कर लेंगे, आज वो आधे घंटे में कल हो जाएगा, ये इसके साथ ही कर लेंगे। कार्टल भी रहता है ना, वो तो फिर और हो जाएगा। 4 लेक्चर अभी हुए हैं इसके साथ। किस्तों में मैंने किए थे। अगर किसी ने कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक देखना हो तो उसके अंदर देख लें, ठीक है ना। वो छोटा सा हिस्सा है जी। अब छोटा सा वो हिस्सा रह गया, बस थोड़ा सा ही, वो कल कर लेंगे। फिर कार्टल रह गया और वो ग्लोबलाइजेशन जी। हाँ जी, वो फिर कल कर लेंगे, ठीक है। आधा घंटा फिर सर से ले लेंगे, ठीक है सर जी। जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम।